अगर आपने इन 3 रिश्तों में कोई गिफ्ट हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। सुबह से देख रहे होंगे एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी सी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट आधे % के आसपास के एक गैप अप के साथ आज के पेनल्टीमेट सेशन की हम शायद शुरुआत करते हुए नजर आए। एक्सपायरी से पहले वाला इंपॉर्टेंट सेशन कुछ मजबूती के इंडिकेशन 75 अंक ऊपर। दरअसल थोड़ा सा मूड सेट करा है यूएस में पिछले कुछ दिनों की गिरावट थमती हुई नजर आई थी कल, जब एक फ्लैट से हल्के हरे निशान के साथ अमेरिका के बाजार बंद हुए और उसके बाद आज सुबह के फ्यूचर्स में एडिशनल तड़का है तेजी का, क्योंकि कुछ रिजल्ट्स आए और उन रिजल्ट्स के चलते थोड़ा सा मूड माहौल और बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए लार्जली एशिया इन ग्रीन और एसजीएक्स निफ्टी भी मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन ये तो थोड़ा सा ऊपरी परत है। ये वो क्या है, बिना पिच देखे बिना ग्राउंड देखे कमेंटेटरी बॉक्स से कुछ भी बोल दिया, पर असल पता चलेगा जब आप पिच पे उतरेंगे। ये जाइए जूम करेंगे कैमरा, क्या कौन सी पिच है जरा देखिए, रात में कवर का कितना फायदा मिला। ये हम इसमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पा रही है हमको। कोशिश नहीं कर रहे हैं आप? हाँ, ये स्पॉन्सरशिप का ट्राई करिए डॉक्टर साहब। कल आप कहीं गए थे, वहीं से ले आते। कुछ नहीं तो हम दोनों की ट्विटर आईडी डाल दीजिए उधर स्टेडियम में। स्टंप की जगह आईडीज खड़े कर दे। ये आ गई। अरे वाह, कल हरियाली गायब हो गई। कल वाली गायब हो गई। ये क्या कह रही है पिच? आपने कभी ये गौर किया है कि जब बरसात होती है उसके बाद बारिश बंद हो गई, धूप निकल आती है तो एकदम सूख जाती है जमीन। लेकिन जैसे पैर रखो नीचे घुस जाता है एकदम से वो। ये पिच वैसी है। मतलब ये तो गड़बड़ है। फिर ये बॉल टप्पा नहीं खाएगी, हो सकता है एकदम सुर्री होती हुई चली जाए। सुर्री होती है। देखिए अगर मगर लगा के मैं आज कमेंट्री कर रहा हूँ। अगर मगर इसलिए कि अगर जापान वाली स्टोरी प्ले आउट हो गई तो फिर ये बहुत ही मुश्किल, तूफान से पहले शांति है। ये अगर मगर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जापान ने एक टेक्निकल व्यू लिया कि थोड़ा सा हम उसको ऊपर ले जाएंगे बॉन्ड यील्ड को 0.5% तक, तब तो ठीक है, वन ऑफ होके रह जाएगी। लेकिन अगर ये उनकी पॉलिसी डिसीजन है कि नहीं हमको थोड़ा टाइटनिंग करनी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, और चूंकि ये जो गवर्नर साहब तो बोल दो उसी तरह, गवर्नर साहब रिटायर होने वाले हैं। अच्छा, अपना आखिरी जाते जाते दमखम दिखा गए। अब ये अप्रैल में चले जाएंगे, दूसरे साहब आएंगे। तो अगर ये पॉलिसी डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बैंक ने, और इसको एक कंटिन्यू करते हैं तो इसका असर क्या होगा कि जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि यूएस में पाइवट हो जाएगा 2023 में, वो भूल जाओ, नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? उसका एक ट्रेलर आपको दिखा, डॉलर घुस गया, तेजी से डॉलर गिरना शुरू हुआ है। डॉलर गिरने का मतलब ये है कि यूएस में इन्फ्लेशन बाउंस बैक करेगा। फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी कि अब मैं फिर और टाइटनिंग करूँगा, और ज़्यादा ब्याज दरें बढ़ेंगी या लंबे समय तक चलेंगी। तो इसलिए ये पूरी कहानी पूरी दुनिया में एक शॉकिंग है। किसी को उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड था। किसी एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पॉलिसी चेंज में जापान आ जाएगा। तो इसीलिए मैं अगर मगर लगा रहा हूँ कि अगर ये पॉलिसी चेंज है और ये तय कर लिया जापान ने कि हमको इसको बदलना है, हम मनी लिक्विडिटी कम करेंगे, तो फिर मुश्किल खड़ी होगी। यूएस के लिए मुश्किल खड़ी होगी, उसकी करेंसी गिर रही, वो अपने मजबूती में ले जाएंगे। पाइवट कहाँ होगा पता नहीं है। तो इसलिए मैं अगर मगर लगा रहा हूँ कि देखते क्या होता है, आगे आने वाले दिनों में पैन आउट होता है। लेकिन ये साफ इस समय दिख रहा है कि पूरी दुनिया के बाजार इस शॉकर को बड़े अजीब नज़रों से देख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। अनएक्सपेक्टेडली आ गया। जापान की अपडेट आया तो पहला फ्लैश क्या चला, पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं, मतलब ऐसा लगा कि खुश हो गए सारे, चल रही है, कंटिन्यू हो रही है। और दूसरा जब आया तो पूरी ग्लोब के लिए शॉकर था, पूरे ग्लोब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, इसीलिए नियोजक रिएक्शन भी आया था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमको पिच न्यूट्रल लग रही है। यूएस में कोई खास रिएक्शन नहीं हुआ, सबने खबर को डाइजेस्ट कर लिया। तो सब लोग वेट कर रहे हैं कि देखिए वो क्या बताते हैं, किस तरह के आगे चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी ट्रेड रखिएगा। लेकिन पिच आज की न्यूट्रल है, आज कोई बहुत दिक्कत नहीं है। केवल यही एक घटना जिस पर आपको नज़र रखनी है। दूसरा जो चाइना की तरफ हुआ है, अब वो उनकी बाउंड्री से बाहर आता है या नहीं आता, वहीं सप्रेस हो जाए, वो भी एक बड़ा कंसर्न बन सकता है। तो ऐसे कैसे रुकिएगा इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में? और आया कैसे नहीं अब तक, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत टाइम हो गया अचानक इश्यूज को, है ना? देखिए बहुत सारे देशों में वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, खासतौर पे भारत में कितना 73-74% लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। तो हो सकता है कि छुटपुट आया भी हो और आपको असर नहीं हुआ। उनके यहाँ वैक्सीनेशन बहुत स्लो हुआ है, इसलिए वो परेशान थे।
ये तो वॉर फुटिंग सब करने वाले लोग थे। कहाँ ऐसे बातें या हैं। इनके वैक्सीन गड़बड़ था, नहीं ये उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करने की हमारा लेना नहीं चाहती है। एक पॉइंट ये भी हो सकता है। दूसरा उनको लगा कि हमारे यहाँ तो हमने कंट्रोल कर रखा है, ज़रूरत नहीं है। तो वो अगर फैलता है तो दिक्कत हो सकती है दुनिया के दूसरे देशों में। प्रोटेक्शन लेना चाहिए मेरे ख्याल में। इस समय सरकार वॉर फुटिंग में कुछ करे, अदरवाइज अगर एक बार फैल गया ना ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो LAC वाली झड़प ऐसा तो नहीं था, वो बेचारे वहां से भग के आना चाहते थे डर के मारे, फौजी इधर ही आ जाएगा हैं? और हमें लगा बॉर्डर ब्रीच कर रहे हैं, हमने फिर भगा दिया वापस। पर दिक्कत वाले विजुअल्स हैं, हाँ, ये बहुत लेकिन- सैड विजुअल्स हैं, देखेंगे मत ही देखिए, छोड़ दीजिए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, क्योंकि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, पता नहीं कब क्या। तो ये एक हाँ मतलब ये अनएक्सपेक्टेड ये भी था कि इस तरीके से नंबर्स वहाँ निकल, बड़े बड़े प्रोजेक्शन देते हैं। 6 महीने में एक डेथ, ऐसा अपडेट आया था तो लगा था कि सिर्फ वो फीवर होकर सब कुछ आ रहा है, एक आध डेथ हुई है फॉर्मेलिटी, लेकिन एकदम से वहां से लेकर अब तक का अपडेट एकदम सारा सी चेंज है। सी चेंज है और एक्चुअल नंबर अभी भी किसी को नहीं पता है कि कितनी वहाँ पर डेथ हुई है, होने वाली है, हो रही है, कितने लोग बीमार हैं। तो परिभाषा बदल रहे हैं। अब परिभाषा इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अब छिपा नहीं सकते आप, तो बताएंगे कितनी हुई। बट भगवान से ही मनाओ कि फैले नहीं, वहीं तक सीमित रहो, वहाँ पे भी कंट्रोल हो जाए। वहाँ पे भी क्यों फैले, चाइना में भी कंट्रोल हो जाए तो बेटर है। ये एक अनएक्सपेक्टेड है। तो ये दो अप्रत्याशित घटनाएं मार्केट को परेशान कर रही हैं। लेकिन ठीक है, आज न्यूट्रल है, देखते हैं। वीरू जी ने बता ही दिया है चार्ट पे। तो ठीक है, इस न्यूट्रल पिच पे कुछ खबरों का सहारा ले रहा हूँ, पर लार्जली किसी भी स्टॉक में ऐसी खबर नहीं है कि अपफ्रंट कह दूं कि तेजी या मंदी का स्टॉक कैंडिडेट बन जाएगा। खबरें हैं, आप लोग ऐड जरूर करिएगा और वॉच आउट करिएगा। अगर प्राइस वॉल्यूम एक्शन आपके फेवर में जा रहा हो, इंटरेस्ट आ रहा हो स्टॉक में, तो शायद मौके हो सकते हैं दिन के दौरान। पहला है एक ऑटो एंसिलरी प्ले, ऊनो मिंडा। ऊनो मिंडा ने दरअसल एक टाइप की खबर शेयर करी कल बाजार बंद होने के बाद। भारतीय मार्केट में डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट करेगी स्पीड सेंसर्स। ये एसेंटेक के साथ इन्होंने करार करा है। तो अब वो स्पीड सेंसर्स में करार करती हुई है वो इंटरेस्टिंग स्पेस। तो इस स्टॉक को रख के रडार पे ऊनो मिंडा है, तो फंडामेंटली बढ़िया कंपनी ऑटो एंसिलरी स्पेस की। देखते हैं इस खबर का किस हद तक असर पड़ता है। पर ये अभी करार हुआ है, इस करार के कॉन्टोर्स अभी शेयर्ड नहीं है। कितना बड़ा बाजार, किस दर से ग्रो कर रहा है, बड़ा बाजार है, अच्छे ग्रोथ भी दिखा रहा है आई एम श्योर, पर ये किस तरह के मार्केट टारगेट करना चाहते हैं, किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, वो सब अभी ग्रे पैचेस है। लेकिन जो खबर आई है वो आपकी स्क्रीन पर, इसको मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज को ग्रीन रख रहा हूं। कल मैंने वैसे जो दो स्टॉक्स मेंशन करे थे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में, उसमें डिक्सन नहीं था। मैंने तो सिर्फ इसलिए मेंशन करा था कि एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का एलिन का मैं कल पढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज इंडिया, मैंने भी पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उस टाइम पे इवॉल्व हो रही थी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का एलिन नाम यहाँ से पढ़ा उसका। खैर उसका नाम छोड़ें, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस इंटरेस्टिंग है। उसमें उसका लीडर तो खैर आपकी स्क्रीन पे खड़ा हुआ है इस देश का, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। कल अपडेट आई PLI स्कीम को लेकर कि फॉक्सकॉन इंडिया और पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स की PLI स्कीम के तहत इंसेंटिव्स देने की सरकार ने हामी भरी है। ये जो दूसरी कंपनी है ना पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, दरअसल डिक्सन टेक्नोलॉजीज की आर्म है, सब्सिडरी है। तो PLI स्कीम के अंतर्गत उसको एक और वो मंजूरी मिलती हुई, इसीलिए सिर्फ डिक्सन को मेंशन कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में अगर उस IPO का अच्छा रिस्पांस मिलता है तो ये सब स्टॉक्स के लिए भी अच्छी खबर होगी। वैसे इसका कोई कंपैरिजन नहीं है अपने इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स से जो लिस्टेड स्पेस के, लिस्टेड नॉन लिस्टेड दोनों स्पेस में। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज अपना हमेशा प्रीमियम कमांड करेगी, बहुत बड़ा प्लेयर है खैर, लेकिन फिर भी रब ऑफ वॉफ आया तो आपके लिए इंटरेस्टिंग। एक स्पेस जो कई सारे एक्सपर्ट्स को पसंद आती है आजकल, वो रेस्टोरेंट्स, QSRs। रह के आपने चैनल पे कई सारे फंडामेंटल एक्सपर्ट से सुना होगा कि एक अभी भी स्वीट स्पॉट में ये स्टॉक अच्छे मूव्स दिखाना शुरू भी कर चुके हैं, लो लेवल से अच्छी रिकवरीज आ भी चुकी हैं, अभी भी स्वीट स्पॉट्स में ही नजर आते हैं सबको 2023 के लिए। खैर जुबिलेंट फूडवर्क्स ने कल एक और अपडेट शेयर करा। डोमिनोज से जब आप पिज्जा ऑर्डर करेंगे तो आप 30 नहीं 20 मिनट, दो कंपनियां अपनी खुद के डिलीवरी वो क्या कहते हैं चेन जो है गजब क्रिएट करी इस देश में। एक ये जो कारी आपके सामने और दूसरी वो मैकडॉनल्ड्स ने। बाकी बहुत ज़्यादा सब रिलायंट हैं जोमेटो और स्विगी जैसे डिलीवरी पार्टनर्स पे। खैर इन्होंने वो 30 की जगह 20 मिनट डिलीवरी सर्विस लॉन्च करी है, पर वो लिमिटेड लॉन्च है, 14 शहर हैं, पता नहीं इसमें मुंबई है कि नहीं।
14 मिनट में तो इनके घर से ऑफिस नहीं आ सकते, इनका घर बगल में ऑफिस के, आधा घंटा लग जाता है। तो मुंबई में प्रॉमिस है कि नहीं पता नहीं, लेकिन 14 शहरों में प्रॉमिस है। तो ठीक है, खबर है, और जुबिलेंट फूडवर्क है बढ़िया कंपनी QSR स्पेस की, इसको मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। क्या ये ज़्यादा स्टोर भी खोलेंगे क्या? स्टोर खोलने की जगह अब ये लोग को स्मार्टली अगर इस तरह की डिलीवरी करनी है तो क्लाउड किचन बना देने चाहिए, है ना? बट ये अपना इनकी ही वैसी- स्टाफ रखते हैं, इनकी प्रॉब्लम इनका ये अपना ही है स्टाफ रहता कि ये फ्रेंचाइजी देते नहीं तो हैं। क्लाउड किचन रखें जिसमें आउटलेट, पर फर्क क्या पड़ रहा है? इनकी वैसे आउटलेट हर गली में आ ही गए, वो ना कैपेक्स मुंबई में तो है हो ही। जाएगा, दुकानें खोली। मेरे से घर के पास है महेंद्र टावर में। तो कभी लाए नहीं आप उसका, कैसा है? तो उधर से इधर कैसे लाएंगे? तो इधर ही आएगा ना सीधे और इधर के आने के लिए फिनिक्स से आएगा ज़्यादा नज़दीक है। चैनल चेक करना चाहिए एक दिन, 20 मिनट वाला करते हैं एक दिन। और पता है चैनल चेक, अब पता है भटकते रहते हैं। किसी कंपनी का एक जगह आउटलेट में बर्गर खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, उसी के दूसरे आउटलेट में वो बर्गर में उतना मजा नहीं आएगा। इनके साथ लेकिन अब नहीं है। इनमें पता नहीं, इनके साथ भी है नहीं है? नहीं, इनके साथ नहीं है। अच्छा, बर्गर की इसलिए मैंने बात करी, कई लोग अनियन डालते हैं, कई लोग धीरे से अनियन का छोटा सा एक सिर्फ वो डाल के छोड़ देते हैं। मेरे को लगता है स्टोर वाइज कुछ कॉस्ट कटिंग का भी वो रहता होगा। नहीं, इन्होंने जो अपना फ्रेंचाइजी न देने का फैसला, अपना स्टैंडर्ड एक ही रखने का, उसका कारण यही है कि आप इनका पिज्जा खाइए सब जगह सेम, इवन रायबरेली में भी same वैसे है। भी इनको बहुत ज्यादा ही पसंद है डोमिनोज का पिज्जा, Yes. ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। ऑन रिकॉर्ड हाँ, जो रायबरेली से लेके मुंबई तक का सेम टेस्ट, नो कोई टेस्ट में बदलाव नहीं है, क्योंकि वो अपना ही करते हैं ना। तो जो आप कह रहे हो ना कि टेस्ट चेंज होता है, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है फ्रेंचाइजी वाले कुछ अपना मिर्च मसाला लगा देते हैं। हो सकता है। तो चलिए, अच्छा, खाने पीने की बहुत बात हो रही, तो अभी पीने की बात होगी। हाँ, वो खाने पीने की इसीलिए कि आज वो वीरू कह रहे थे आज तुम लोग कुछ मत लाना, ऐसा कुछ बोले कि आज लंच का डब्बा लाना मत, मैं लंच कराऊंगा। पर मेरे साथ प्रॉब्लम है कि लंच के डब्बे में मेरा अटैचमेंट था ब्रेकफास्ट का, वो भी नहीं आया। अब क्या? तो अभी वीरू से पूछना पड़ेगा। चलो सुबह ऑर्डर कर सकते हैं ये वीरू पार्टी देंगे तो फुल देंगे। चलो जा। अच्छा, अब हम लोगों ने इतना इसलिए किया क्योंकि हमारे अगले 6 शेयर एक ही थीम के हैं, शुगर वाले। लिख रखे तो कम समय लगेगा। मैं तो फालतू जा तो बह रहा था इनके साथ। तो 6 शुगर के मैंने शेयर इसलिए लिए हैं, द्वारिकेश, धामपुर, उगर, राणा, कोठारी, त्रिवेणी। रीज़न सिंपल ये है कि आपने पिछले 3-4 दिनों में शुगर से रिलेटेड कई सारी खबरें पढ़ी होंगी कि एक्सपोर्ट कोटा इनका 60 लाख है, जिसमें से 2/3 ने बताया था कि इन्होंने अपना टाई अप कर लिया, 1/3 रोक दिया था, जिससे कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े। इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गए, $20.58 पे पहुंच गए हैं, और ये 2.5% की कल उछाल थी, और पूरे एक हफ्ते में आप देखें तो 6-7% की उछाल आ चुकी है। तो यही ये लोग इंतजार भी कर रहे थे कि शुगर की कीमतें बढ़ेंगी, तब ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इस्मा की जो एजीएम हुई थी अभी 2 दिन पहले, उसमें जो सेक्रेटरी साहब थे वो गए थे, और उन्होंने ये वायदा किया है कि ये समय शुगर सीज़न चलता है, अक्टूबर से फरवरी तक चीनी उत्पादन होता है। तो इस सीज़न में टिल डेट, मतलब नवंबर तक में 8% केवल प्रोडक्शन पिछले साल से बढ़ा हुआ था। तो वो नंबर जैसे जैसे आते जाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि जनवरी में हम फिर से कोटा रिवाइज कर सकते हैं, जो इनकी डिमांड भी है। तो हायर प्राइस पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। इसीलिए आप देखिए चीनी शुगरों शेयर्स में रह के तेज़ी आ रही है, और मुझे लगता है कि अभी जो इंटरनेशनल प्राइसेस $20 से ऊपर चले गए हैं, ये इनके लिए फ़ायदेमंद। इसीलिए मुझे लगता है कि आज चीनी सेक्टर रडार पे आपके रहना चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी मेहनत भी थोड़ी कम की, 6 शेयर एक साथ डाल लिए, क्योंकि खबरों का आजकल कंकाल भी है। अगले 4 डिफरेंट होंगे, अगले 4 थोड़े डिफरेंट हो। ठीक है। हाँ, वैसे खबरें एकदम ठंडी पड़ रही हैं, सब न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक में कुछ डाइवर्जेंस के कंसर्न, इसीलिए रेड ले रहा हूँ, लेकिन बैंक तो खैर बढ़िया स्वीट स्पॉट में है। खैर, आरबीआई ने डाइवर्जेंस पाया है इनके ग्रॉस एनपीएज में FY22 के लिए, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 259 करोड़ रुपीस का डाइवर्जेंस है। दरअसल ऑन साइट इंस्पेक्शन हुआ था, सुपरवाइजरी वैल्यूएशन हुआ था FY22 के लिए, उसमें ये निकल कर आया। ये कल वैसे स्टॉक ऑलरेडी प्रेशर में आ गया था, 2-2.5% का दबाव। देखते हैं आज, हमें खैर ये बाजार बंद होने के बाद का अपडेट है, देखते हैं इस पर और कुछ फर्दर रिएक्शन आता है। कल जिन्होंने शॉर्ट किया आज वो पोजीशन घूमे, तो हमें जरा वॉच आउट करने की जरूरत पड़ेगी। शीला फोम को ग्रीन रख रहा हूं, बढ़िया कंसोलिडेशन में है कंपनी, बढ़िया शीला फोम कंसोलिडेशन में, और आज वो एक्स डेट है, 1 for 1 का बोनस एडजस्ट होगा, मुझे लगता है उसके बाद शायद इस कंसोलिडेशन से बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आए।
पिछले कुछ ऐसे ही एक्स डेट्स पे मैंने ऑब्जर्व करा, इसीलिए आजकल मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो वैसे भी स्क्रीन पे ऐड करने वाला स्टॉक हो गया, आज वो एक्स डेट प्ले आउट होगी, देखते हैं आज कुछ अपटिक्स आते हैं जब वो एडजस्टमेंट के साथ स्टॉक लिस्ट होता है या स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है। लिस्ट होता तो गलत वर्ड हो गया। और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, इसके साथ दिक्कत ये कि कल वैसे इंट्राडे में बढ़िया चला है, 4-4.5%। बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि वो जो 5th वो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है वो इन्होंने इंडियन नेवी को सौंप दी, और फिर उसके बाद वो प्रोग्रेस हाईलाइट करेगी कि इनकी कैपेसिटीज अब कितनी ऑगर हो चुकी हैं, बढ़ चुकी है। लेकिन वो कल बिल्कुल फैग एंड में देखिए आ गया स्क्रीन पे, या आखिरी के आधे पौन घंटे में सारी तेजी ऑलरेडी बन गई है स्टॉक में। इसीलिए सिर्फ वॉच आउट करने की जरूरत है। खुलते ही ऐसा कुछ खबर पे रिएक्ट ना करें, पहले देखें उसके बाद रिएक्ट करें। 6 हो गए, दोनों के 6 हो गए, सॉरी आपके एक ही ब्रेथ में निकल गए थे। क्विकली छोटा सा ब्रेक का समय हो गया। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगले 4 स्टॉक्स पे करेंगे बातचीत। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब 2 गुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पर हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T, और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपये चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ और छूट है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अगले 2 स्टॉक्स मेरे जो हैं गोल्ड से रिलेटेड हैं, लेकिन नेगेटिव साइड में। टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स दोनों मुझे लगता है रेड में चाहिए। देखिए मैं अपनी थ्योरी को ही आपको दोबारा का तो आप याद करें कि अच्छा 6 महीने पहले मैंने ऐसा बोला था, गोल्ड के दाम जब बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ती है, ये एकदम सच है, क्योंकि लोग रश करते हैं कि जल्दी खरीद लो नहीं तो फिर और पता नहीं कितने दाम बढ़े, और जब गोल्ड के दाम गिरते हैं तो लोगों को लगता है अभी और गिरेगा नीचे, तो वो डिमांड घटती है। लेकिन ये थ्योरी इस समय उल्टी प्ले हो रही है। वो उल्टी इसलिए प्ले हो रही है क्योंकि जो इसके पीछे एक फंडामेंटल रीज़न है कि डिमांड कैसे बढ़ेगी, वो इस वक्त नदारत है। तो इसीलिए हमने कल भी आपसे कहा था टाइटन नेगेटिव जोन में जाएगा, क्योंकि 55-56 हज़ार का सोना अगर पहुंच रहा है तो मुश्किल है। आप जब खरीदने जाओगे ना, तो अभी अगर मान लीजिए 54-55 हज़ार का भाव चल रहा है, जब आप उसमें मेकिंग चार्जेस जोड़ेंगे ना 1500 रुपये पर ग्राम वाला, तो आपका 58-60 हज़ार का पड़ेगा ही। तो इसलिए ये डिमांड जो सहालक की डिमांड थी, मैरिज सीजन डिमांड थी, अब वो फेदर आउट हो रही है, बुकिंग हो चुकी, लोग ले चुके डिलीवरी। तो इस प्राइस पे नई डिमांड आना मुश्किल है, क्योंकि पीछे फंडामेंटल रीज़न नहीं है। इसलिए भी मैंने कल कहा था कि आपको ये कल नीचे दिखेगा टाइटन, और नीचे ही था कल, जबकि मार्केट में निचले स्तर से बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। तो हमें लगता है कि ये थ्योरी अभी भी चलेगी। कल्याण ज्वेलर्स हों या टाइटन हो, इन सब में ये प्रेशर देखने को मिलेगा।
अगले 2 स्टॉक इसका कॉन्ट्रा है कि आप मन्नापुरम और मुथूट के लिए फ़ायदेमंद खबर है। गोल्ड की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो उनकी इन्वेंट्री वैल्यू बढ़ती है। जो लोगों को लोन लेना है उनके लिए भी अच्छा है कि भैया अभी पहले 1 तोला में कितना लोन मिलता था, अब कितना मिलेगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई तो आपको ज़्यादा लोन मिलेगा। तो इन कंपनीज़ के लिए ये फ़ायदे की खबर है। तो गोल्ड का प्ले है लेकिन डाइवर्स है। ये दो के लिए फ़ायदे की खबर है, 2 के लिए नेगेटिव खबर है। ओके, ये हो गई इनके आखिरी के 4। मेरे आखिरी के 4 में 2 तो मैंने सिर्फ वॉच आउट करने के रख दिए, क्योंकि अब वो कोविड कंसर्न्स के चलते, और ये कोविड कंसर्न्स ये सिर्फ चाइना नहीं, अब कहा जा रहा है चाइना, जापान, अमेरिका, ब्राज़ील, इन सब को पॉइंट आउट करा जा रहा है कि सब जगह कोविड केसेस अब बढ़ रहे हैं। और इन सब के मद्देनजर हमारे यहाँ भी एक हाई लेवल मीटिंग स्केड्यूल, डॉक्टर लाल पैथलैब्स और मेट्रोपोलिस दोनों को रखा है, वो नीचे वाले नहीं रखे मैंने। 2 इन ग्रीन, अगर मूड सेट होना है तो इनके थ्रू वो सेट होगा, अदरवाइज इनके थ्रू इंडिकेशन मिल जाएंगे कि ऐसा कोई मूड सेट नहीं हो रहा फिलहाल के लिए। पर इन सब जगहों पर जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बाद कल वो स्टेट्स को चिट्ठी भी लिख दी गई सेंटर द्वारा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। आज सुबह वो 11:30 बजे कोविड पर एक समीक्षा बैठक भी, और कहा जा रहा है एक हाई लेवल मीटिंग है स्केड्यूल्ड। तो अब उसके बाद इंस्ट्रक्शंस वगैरह, अब पता नहीं एयरपोर्ट ट्रैवल में मास्क वास्क वापस, पता नहीं क्या क्या अपडेट्स आएंगे। वॉच आउट करने की जरूरत। इन दोनों स्टॉक्स को मैं फॉर द टाइम बिंग ग्रीन लेके चल रहा हूँ, पर देखिएगा स्क्रीन पे पता चलेगा मूड माहौल बन कैसा रहा है। ग्लोबल स्पिरिट्स और जीएम ब्रेवरीज के साथ टीम को एंड कर रहा हूँ। ये दोनों वो स्टॉक्स हो गए कल, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, वैसे अभी कंफर्मेशन आज आएगा जब एक्सचेंजेस अपडेट फाइनल दे देंगे, तब तक भरोसा नहीं रहता, लेकिन इन ऑल प्रोबेबिलिटी सूला विनयार्ड्स कल लिस्ट होना चाहिए। और सूला विनयार्ड जब आईपीओ खुला था तब मैंने कंपैरिजंस ड्रॉ करे थे इंडस्ट्री पीयर्स के साथ। हालांकि वो थोड़ा सा बिजनेस अलग, वो वाइन के स्पेस में है, ये सब हार्ड लिकर के स्पेस की कंपनीज हैं, पर क्योंकि आप इसको अल्कोहल बेवरेजेस के सेगमेंट में रखोगे और वहाँ पे इन दोनों की टॉप लाइन साइज सूला से बड़ा, और वैल्यूएशन जो सूला कमांड कर रहा है उससे कहीं सस्ते में ये दोनों ग्लोबस और जीएम खड़े हुए हैं। अगर सूला को लेकर एक्साइटमेंट बिल्डअप होना है, तो मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक ज़्यादा और स्वीट स्पॉट पे आएंगे। ये मिनिस्क्यूल वैल्यूएशंस पे उसके सामने 52-55 टाइम्स के आसपास सूला और रेडिको हैं। ये तो सब 20 के आसपास ट्रेड करने वाले दोनों स्टॉक्स हैं, 10 to 20 का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, इसलिए 10 to 20 की रेंज देती है। इन दोनों को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ कल की उस प्रोबेबल लिस्टिंग से पहले। आज शायद कुछ हरकत में आते हुए नजर आए, और उसके बाद रिव्यू करेंगे कल के लिए। लेकिन ये कहानी है आज के वो 10 स्टॉक्स की। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन टीम्स का, ये जो 10 स्टॉक्स मेंशन करें, इनका एक क्विक रैप अप लेकर आएंगे। मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे 2 सवाल है इसमें। पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण क्लबिंग से संबंधित। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकम आपकी नहीं है जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं, और ये 3 रिश्ते नाते ऐसे हैं जहां पर क्लबिंग अप्लाई होती है, पति पत्नी के बीच, और ससुर साहब और उनकी बहुरानी के बीच, जिसको फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ हम कहेंगे, और माइनर चाइल्ड और पेरेंट के बीच। अगर आपने इन 3 जगह में अपने एसेट्स या अपने कैश या आपने को गिफ्ट किया है तो उससे जो आमदनी होगी वो आपकी आमदनी में जाके जुड़ जाएगी। इन 3 अब इसमें जो बारीकियां हैं वो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। पहली बारीकी है कि अगर मान लीजिए आपने पति ने एक, और मैं एक्चुअल केस देके बता देता हूं, कोई पति साहब ने अपनी पत्नी साहिबा को 2 लाख रुपए का एक हार गिफ्ट किया। अब अगले दिन उन्होंने क्या किया, वो जाके उसको ज्वेलर के यहाँ कैश कराई, चुपचाप करा, बताया नहीं, और उसकी बैंक में एफडी कर दी। अब एफडी कर दी तो एफडी पे जो इंटरेस्ट था वो जाके पति साहब की इनकम में जाके जुड़ गया। अब पति साहब ने कहा भाई मैंने तो हार दिया था, ये इंटरेस्ट कहां से आ गया? तो अगर शेप चेंज भी हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन चेंज भी हो जाती है दिए हुए अमाउंट की, तब भी वो क्लबिंग का नियम लागू रहता है। इसके अलावा एक्रीशन, किसी ने शेयर्स गिफ्ट किए पत्नी को, उन पे बोनस शेयर्स आ गए, एक्रीशन हुआ, कुछ जुड़ गया, वो भी जाके क्लब हो गया, उसके ऊपर बोनस शेयर्स जो मिले वो जाके क्लब हो गया। इसके अलावा
बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि आपने अगर कोई ऐसी चीज गिफ्ट की है और उस पर घाटा हो जाता है, तो अगर साहब प्रॉफिट हम जोड़ रहे हैं तो लॉस भी जुड़ेगा, लॉस भी बिल्कुल जुड़ेगा। एक इसमें और बारीकी है, और ये भी एक्चुअल केसेस बहुत सारे हुए कि क्लबिंग का प्रोविजन वहां लागू नहीं होगा जब तक आप पति पत्नी बने नहीं है। अब एक लड़का लड़की की रिश्ता हो गया था, फियांसी थी वो, तो शादी से एक दिन पहले उन्होंने 10 लाख रुपए उनको दे दिए। अब उस 10 लाख से जो इनकम हुई वो क्लबिंग नहीं, जबकि अगले दिन वो पति पत्नी बन गए, पर वो एज ए फियांसी दे दिए गए। तो बिफोर मैरिज कुछ भी दिया जाता है वो क्लबिंग नहीं होती है। और क्लबिंग का सबसे पते की बात आपने यही बताई, क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है, इसमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। टैक्स प्लानिंग और लक्ष्मण, इसमें आप क्लबिंग में सेक्शन 54 जो कैपिटल गेन से बचने का है, आप उसका भी लाभ ले सकते। मतलब आपने कोई मकान गिफ्ट किया तो अब आपके में कैपिटल गेन क्लब होके आ रहा है, तो आप बाकायदा सेक्शन 54 में जैसे आप बचाते हैं अपने मकान को, वैसे आप उसको बाकायदा बचा सकते हैं। एक एक्सेप्शन और बता देता हूं, काम की पति पत्नी की बातें आज बहुत चल रही हैं, वो ये है कि अगर पति पत्नी किसी पार्टनरशिप फर्म में दोनों पार्टनर हैं, पर अपनी लियाकत और अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से पार्टनर हैं, फिर ये क्लबिंग लागू नहीं होगी। वरना आप पत्नी को पार्टनर बना लेते हैं तो पत्नी का जो प्रॉफिट होगा आपके में जाके जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ बताइए कि जैसे आपने पति पत्नी का एग्जांपल दिया है, फिर जो रिलेशन आपने बताया उसमें अगर सामने वाला खुद ITR फाइल करता हो तो क्या अपने में इनकम दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? वो बिल्कुल दिखानी पड़ेगी, ये तभी इसी चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली आज के जो 10-10 स्टॉक्स मेंशन किए गए थे उनका एक रैप अप का समय। उनो मिंडा ने सेंसर्स के लिए एक टाई अप किया है, इसीलिए ग्रीन। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की आर्म को, पैलरेट को PLI स्कीम में मंजूरी मिलती हुई, इसीलिए। जुबिलेंट फूडवर्क्स एक बहाना मिल गया, अच्छी कंपनी, 20 मिनट्स डिलीवरी की प्रॉमिस लेकर अब आ रहे हैं ये लोग 14 शहरों में फिलहाल के लिए। आई डोंट नो आपके शहरों में होगा नहीं होगा, मुझे तो अपने मुंबई का नहीं पता, लेकिन 20 मिनट्स की डिलीवरी प्रॉमिस है। सिटी यूनियन बैंक के FY22 ग्रॉस NPAs में करीब 250 करोड़ 259 करोड़ रुपीस के डाइवर्जेंस की कहानी सामने आती हुई, इसीलिए इकलौता स्टॉक रेड रखा है। शीला फोम आज से 1 for 1 बोनस जो था उसकी एक्स डेट एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे, उसके बाद एक्सपेक्टेशन की थोड़ा सा एडजस्टेड प्राइस पे थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े। मजगांव डॉक ने 5th सबमरीन जो है इंडियन नेवी को कल डिलीवर करी और बताया है कैसा पैंट इस कंपनी ने जमा ली है, किस तरह से इसकी कैपेसिटीज ऑगर हो गई हैं। डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस, ये कंसर्न्स जो चाइना के साथ साथ अब US, ब्राजील, जापान, कोविड केस जो बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर आज हाई लेवल मीटिंग इंडिया में भी इन स्टॉक्स को रखा है इन ग्रीन में, पर आप लोग वॉच आउट करेगा बिहेवियर। और कल इन ऑल प्रोबेबिलिटी शायद सूला विनयार्ड्स की लिस्टिंग होने जा रही है। अगर ऐसा हुआ, वैसे भी आज नहीं तो कल होनी है, इन कैलकुलेशन तो कल ही के है, कल लिस्ट हो जाएगी। उससे पहले ग्लोबस और GM जो कि इन सब से सूला से खास तौर पे कहीं डिस्काउंट पे बाजार में आपको ट्रेड होती हुई नजर आएंगी, इनको मैं फिर से इन ग्रीन मेंशन कर रहा हूँ। चलिए, चीनी शेयर्स पे आज काफ़ी ध्यान, और उसका कारण ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस काफ़ी ऊपर गए हैं, चीनी के $20 के ऊपर निकल गए हैं। और घरेलू फ्रंट पे भी लगातार एक्सपोर्ट कोटा जो बढ़ाने की मांग हो रही, गवर्नमेंट पे विचार कर रही है, लेकिन जैन में वो इस पर तय करें क्योंकि प्रोडक्शन डेटा भी तब तक आ चुका होगा। तो इसीलिए शुगर शेयर्स में एक सर्टेन इंटरवल के बाद एक तेज़ी देखने को मिल रही है और हमें लगता है ये कंटिन्यू रहेगी। टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स में इसलिए क्योंकि गोल्ड की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और जो मैरिज डिमांड है अब थोड़ा थोड़ा फेड आउट हो रही है, और इसीलिए आप देखिए ये प्रेशर मिल रहा है क्योंकि गोल्ड की कीमतें वाकई बहुत ज़्यादा ऊपर 55 हज़ार तक पहुँच गई हैं, और अगर आप ज्वेलरी खरीदें तो और ज़्यादा महंगी पड़ेगी। तो उनके लिए ये, जहाँ ये नेगेटिव खबर, वहीं मुथूट और मन्नापुरम जैसी कंपनी जो गोल्ड लोन बांटती हैं उनके लिए फ़ायदे की खबर है। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से उसमें ग्रीन ट्रेड हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए अब मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ें, और मिड वीक है, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन US से आज थोड़ा सा न्यूट्रल जैसे संकेत दिख रहे हैं, लेकिन कैसे पैन आउट होगा और कल के संकेत क्या हैं, क्या वो रिकवरी कंटिन्यू होगी जो भारतीय बाज़ारों में कल सेकंड हाफ में शुरू हुई थी, इसी पे चर्चा होगी और स्ट्रेटजी बनेगी। वीरू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष बने हुए हैं।
तो वीरू मुस्कुरा रहे हैं, खड़े हो गए अपनी कुर्सी से। क्या भैया वो बड़ी खबर आ गई क्या? नहीं, भाई साहब ने कल लिखा था कि मेरी कुर्सी दिल्ली में ही है, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। नहीं, एकदम से खड़े हो, हमने पता नहीं क्या आ गया। मैंने कहा भाई साहब की बात को अगर आप देखें सीरियसली ले लिया है, बिल्कुल मैं दिल्ली जाके बैठूंगा। लेकिन आज पर उन्होंने चेयर रखवा दी है सामने, ये रखिए। है मेरे पास कुर्सी है सारी मुंबई में, ये देखिए। आज 4 लाइनें अर्ज कर देते हैं, है ना, कि आंकड़ों की कहानी कुछ बता रही है, आंकड़ों की कहानी कुछ बता रही है, फूफा की नाराजगी नजर आ रही है। FI's कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है आज 2-3 महीने बाद। क्या आंकड़ों की कहानी कुछ बता रही है, फूफा की नाराजगी नजर आ रही है, फिर कोविड का शोर हर तरफ शोर है, फिर कोविड का हर तरफ शोर है, खबरें कम है थोड़ी, 2022 का आखिरी छोर है, और जुबिलेंट ने जगा दी है सुबह सुबह पेट की ज्वाला, छोटे मुनाफे पे रखिए नजर, फंसेगा दूर की बात करने वाला, फंसेगा दूर की बात करने वाला। देखिए नोटिस किया, जब से मुंबई में कविता पढ़ने लगे तो इनको यहीं रहना चाहिए। लॉजिकली तो फिर ये बात सही है। नहीं, दिल्ली से बहुत अच्छी कविता लिखता हूँ मैं। वो दिल्ली वाली जो कुर्सी है ना, पूरे दिन शब्द नहीं आएंगे, लेकिन उस पर बैठते साथ जो है ना कविता 2 मिनट में लिख जाती है। तो कुर्सी यहाँ मंगा लें, डायरेक्टर साहब करें कुर्सी आ जाएगी यहाँ पे। चलिए देखते हैं। चलिए भैया, ये ब्यूटीफुली शायरी ने मूड माहौल को तो वैसे समाप्त कर दिया है। इन्हीं सब पे डिटेल में चर्चा होनी है। कल हम बढ़िया एक पुल बैक दिखा रहे थे, कितने और अपटिक्स हैं, कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए इस बाजार में, जब SGX निफ्टी कुछ उछाल के साथ खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। इन सब पे डिटेल में लौटते हैं, लेकिन शुरुआत कर रहा हूं मुनाफे की तैयारी की इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।